आज हम लोग बहुत ही सुंदर कविता ऑटम पढ़ने जा रहे हैं। हेलो गाइस, आई एम सरोज कुमार शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर और पीएस कोचिंग सेंटर। टुडे वी विल रीड टू ऑटम। दिस इज द फोर्थ पोएम ऑफ क्लास 12th इंग्लिश। दिस पोएम is written by John Keats. So first of all we will read about John Keats. सबसे पहले हम लोग प्रेम प्रसंग युक्त कविताओं के कवि जॉन कीट्स के बारे में संक्षिप्त रूप से जानते हैं। जॉन कीट्स born in 31 October 1795 and died 23 February 1821। जॉन कीट्स का जन्म 31 अक्टूबर 1795 को और मृत्यु 23 फरवरी 1821 को हुआ था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट वाज बोर्न एट मूनफील्ड, लंदन। जॉन कीट्स अंग्रेजी के महानतम रोमांटिक कवियों में से एक कवि थे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट वाज बोर्न एट मूनफील्ड। इनका जन्म लंदन के मूनफील्ड में हुआ था। मूनफील्ड एक जगह है जो लंदन में है। ही स्टडीड एट क्लर्क्स स्कूल एट इनफील्ड। वे इनफील्ड के क्लर्क स्कूल में अपना अध्ययन किए थे। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। हिज एम्बिशन टू बिकम ए पोएट वॉज फायर्ड बाय हिज फर्स्ट एक्वाइंटेंस विथ स्पेंसर्स फेरी क्वीन। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। उनको क्रिकेट और बॉक्सिंग में गहरी दिलचस्पी थी। हिज एम्बिशन टू बिकम ए पोएट वॉज फायर्ड बाय हिज फर्स्ट एक्वाइंटेंस विथ स्पेंसर्स फेरी क्वीन। फेरी क्वीन के स्पेंसर से जान पहचान के बाद उनके कवि बनने का ख्वाहिश में और भी बेतहाशा बढ़ोतरी हो गया। हिज फर्स्ट पोएम लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वॉज पब्लिश्ड इन 1814। उनकी पहली कविता लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर 1814 में प्रकाशित किया गया। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इंटिल्ड पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन 1870। उनकी पहली कविता की किताब जिसका शीर्षक पोएम्स था 1817 में प्रकाशित हुई। हिज पोएम इंडियन वाज वेल अप्रिशिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ। इट वाज पब्लिश्ड इन 1880। उनकी कविता इंडियन का प्रशंसा विलियम वर्ड्सवर्थ ने खूब किया था, जिसका प्रकाशन 1818 में हुआ था। ये जो किताब आप देख रहे हैं इसका नाम है इंडियन। इसी किताब का प्रकाशन 1818 ईस्वी में हुआ था। इस किताब में जितने कविताएं लिखे गए हैं वे प्रेम प्रसंग युक्त कविताएं हैं और इसी किताब का प्रशंसा विलियम वर्ड्सवर्थ ने खूब किया था। हिज ओड्स ऑन इंडोलेंस, ऑन ए ग्रेसियन ऑर्न, टू साके, टू ए नाइटिंगल, ऑन melancholy and ode to autumn made him a great romantic poet of English literature। ये जितने भी ओड्स हैं, जितने भी संबोधन गीत, ओड्स का मतलब संबोधन गीत कविताएं हैं, ये सारी कविताएं उनको अंग्रेजी साहित्य का एक महान रोमांटिक कवि बना दिया। इन कविताओं का नाम आप याद रखेंगे, ये बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जैसे ये कविताएं दिए गए हैं ऑन इंडोलेंस, ऑन ए ग्रेसियन ऑर्न्स, टू साकी, टू नाइटिंगल, ऑन मेलांचली। इसको मेलांचली को कुछ लोग पढ़ते हैं मलकावली। ये सब याद रखेंगे, बारह परीक्षा में पूछे जाते हैं। एंड ओड टू ऑटमन, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बारह परीक्षा में पूछा जाता है। ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस 1821 एट द एज ऑफ 26। वे 26 साल के उम्र में 1821 ईस्वी में मर गए। बट विद इन दिस शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस। लेकिन उन्होंने जीवन के एक छोटे से अवधि में बहुत ही ज़्यादा महानता हासिल किया। हिज पोएम्स एंड लेटर्स हैव डेप्थ बीनीथ देयर ब्यूटी एंड रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस ऑफ द पेन्स एंड सफरिंग ऑफ लाइफ। उनकी कविताओं और पत्रों में उनकी सुंदरता के नीचे गहराई और जीवन के दर्द और पीड़ा के बारे में उनकी जागरूकता को प्रदर्शित करता है। उनकी कविता ओड टू ऑटम भी प्राकृतिक सौंदर्य को वर्णित करता है। तो चलिए हम लोग कविता शुरू करते हैं। ओड टू ऑटम।
इस कविता का प्रथम स्टेंजा है सीजन ऑफ मीट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। कवि ऑटम के बारे में कहता है, यानी शरद ऋतु के बारे में कहता है कि ये जो सीज़न है कोहरा और रसदार फलों का मौसम है। ये जो मौसम है कोहरे और रसदार फलों का मौसम है। दूसरे पंक्ति में कवि कहता है क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। कवि कह रहा है कि जो ऑटम है मैच्योरिंग सन का क्लोज बॉजम फ्रेंड है। क्लोज बॉजम फ्रेंड का मतलब हुआ घनिष्ठ मित्र, अर्थात शरद ऋतु मैच्योरिंग सन नौजवान सूरज का घनिष्ठ मित्र होता है। कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, यानी सूरज और जो ऑटम है एक दूसरे से कानाफूसी करने लगते हैं, साजिश रचने लगते हैं कि कैसे पेड़ पौधों को आशीर्वाद दिया जाए और उसे लोड किया जाए। किससे? विथ फ्रूट द वाइन दैट राउंड द थैच इज रॉन। यहाँ वाइन का अर्थ है लौतर वाला फल का पौधा, जैसे कि अंगूर का पौधा हो गया, और थैच का अर्थ है छज्जा, जैसे घर का छज्जा होता है, और ईव्स का मतलब हुआ ओड़ी, छज्जा ओड़ी। आप देखे होंगे कि जब हम लोग अंगूर का पौधा लगाते हैं तो क्या होता है, वो छज्जा ओड़ी पर चारों तरफ क्या होता है, राउंड हो जाता है, फैल जाता है। तो सूरज और ऑटम जो है दोनों साजिश रचने लगते हैं और कंस्पायरिंग करने लगते हैं कि कैसे हम इन पौधों को फलों से भर दें, फलों से लाद दें। टू बेंड विथ एपल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री, जो सेब के पौधे कॉटेज यानी झोपड़ी के निकट लगे हुए हैं उनको इतना फल से भर दिया जाए कि वे बेंड हो जाएं। एंड फील ऑल फ्रूट विथ रिपनेस टू द कोर, और उस पर जितने फल हैं उनको इतना रस भर दिया जाए, उनमें इतना रस भर दिया जाए कि वे कोर तक पक जाएं। यहाँ सूरज और ऑटम साजिश कर रहे हैं कि पेड़ पौधों को इतने फल से भर दिया जाए और उनमें इतना रस भर दिया जाए उन फलों में कि वे कोर तक पक जाएं। टू स्वेल द गार्ड एंड प्लम द हैजल सेल, ऑटम और सूरज कंस्पायर कर रहे हैं कि गार्ड को क्या करना है, स्वेल कर देना है। स्वेल माने फुला देना है। एंड प्लम द हैजल सेल, और जो हैजल सेल है, हैजल सेल का मतलब अखरोट है, उसको फुला देना है, उसको क्या करना है, प्लम कर देना है। विथ ए स्वीट कॉर्नेल टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज। सूरज और बसंत आपस में कंस्पायरिंग करते हुए, कानाफूसी करते हुए यह कहते हैं कि जो फूल है उनमें अधिक से अधिक कलियां खिला देना है ताकि मधुमक्खियां उनके तरफ आकर्षित हो। इन मधुमक्खियों के लिए अधिक से अधिक बर्डिंग कलियां उसमें खिलाना है। Until they think warm days will never cease, जब तक कि वे समझ न जाएं कि गर्मी के दिन कभी खत्म नहीं होंगे। For summer has overbrimmed their clammy sail, और गर्मियों के लिए जो उनकी क्लेमी सेल है वो क्या हो, ओवर ब्रिम्ड हो जाए। ओवर ब्रिम्ड का मतलब रस से पूरा भर जाए, यानी मधुमक्खियों के जो छत्ते हैं पूरातः रस से भर देना है। कवि कह रहा है कि फूलों में इतना बर्डिंग खिला देना है, इतना कलियां खिला देना है कि मधुमक्खियां उसके तरफ आकर्षित हो और अपने छत्ते में इतना रस भर लें कि उनको महसूस ही ना हो कि गर्मी के दिन कभी ख़त्म नहीं होंगे। यहाँ पोएम का प्रथम स्टेंजा खत्म हो जाता है, तो चलिए इसको हम रिपीट कर लेते हैं कि इस स्टेंजा में क्या हुआ। यहाँ हमने देखा कि ऑटम और सूरज क्या हैं, क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, बॉजम फ्रेंड्स हैं, जो आपस में साजिश कर रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं कि जो पौधे फल वाले हैं उन पर इतना फल लाद देना है कि वे झुक जाएं, और जो पौधे फूल वाले हैं उनमें इतना फूल भर देना है, इतना बर्डिंग भर देना है कि वह फूलों से भर जाए और मधुमक्खियाँ उसके तरफ आकर्षित हों, तथा मधुमक्खियों के छत्तों को ब्रिम्ड कर देना है, यानी उसके मधु से पूर्णतः भर देना है। चलिए तो देखते हैं इस पोएम का सेकेंड स्टेंजा
इस स्टेंजा में कवि ने ऑटम को एक ओमेन की तरह पेश किया है। इसको समझने के लिए चलिए कुछ शब्दों को हम समझ लेते हैं। जैसे रिपिंग, रिपिंग का मतलब हुआ कटाई, जैसे हम देखते हैं कि धान या गेहूं की कटाई होती है। ग्लीनिंग, ग्लीनिंग का मतलब हुआ चुनना या बुनना। विनोइंग, विनोइंग का मतलब हुआ फटकना, बुनना या ओसाना। साइडर प्रेसिंग, इसका मतलब हुआ कि किसी फल से जूस निकालने की प्रक्रिया। These all things happens in autumn in England but in summer in India। ये सारी प्रक्रियाएं इंग्लैंड में ऑटम में होती है जबकि इंडिया में समर में होती है। तो चलिए देखते हैं सेकेंड स्टेंजा। Who hath not seen thee oft amid thy store। यहाँ हैथ, हैथ को हैथ नहीं पढ़ेंगे, ये हैज है, और दी THEE दी जो है यह यू है, और ऑफ्ट OFT ऑफ्ट जो है ऑफन के लिए उपयोग किया गया है, और एमिड, एमिड का मतलब बिटवीन हुआ, और दाई THY दाई, दाई का मतलब योर। कहता हु हैज़ नॉट सीन यू ऑफन बिटवीन योर स्टोर। इसको ऐसे पढ़ेंगे। ये कहना चाहता है, कभी पूछता है कि किसने तुम्हें नहीं देखा है अक्सर तुम्हारे अन्न भंडार के बीच। यानी यह एक ऐसा क्वेश्चन है, इसको रिटोरिकल क्वेश्चन कहा जाता है, जिसमें कवि खुद क्वेश्चन करता है और इसी में वो आंसर भी देता है। इसको रिटोरिकल क्वेश्चन कहा जाता है, जिसमें क्वेश्चन और आंसर खुद दिया गया है। कहता है हु हैज़ नॉट सीन यू ऑफन बिटवीन योर स्टोर, किसने नहीं देखा है तुम्हें अक्सर तुम्हारे अन्न भंडार के बीच। समटाइम्स whoever seek abroad may find। यहाँ कभी ऑटम को एक औरत की तरह डिस्क्राइब किया है, औरत की तरह लिया है, और कह रहा है sometime whoever seek abroad may find, कभी न कभी जो भी तेरे इंतजार में बाहर बैठा, abroad यानी बाहर, कंट्री साइड बाहर बैठा, तुम्हें प्राप्त कर लिया, खोज लिया। कहाँ? thy sitting careless on a grady floor, तुम्हें देखा कि तुम क्या हो, ग्रेडी फ्लोर पर केयरलेस बेपरवाह बैठी हुई हो। ग्रेडी फ्लोर का मतलब हुआ जहाँ खलियान होता है, धान वगैरह पीटा जाता है, वहाँ कभी कहता है वहाँ ये जो ऑटम होती है बेपरवाह बैठी हुई होती है। वहाँ क्या होता है, जो ढूंढने वाला होता है वो ढूंढ लेता है। कहता है thy hair soft lifted by the winnowing wind। वहाँ देखा जाता है कि तुम्हारे जो बाल हैं वो सॉफ्ट लिफ्टेड हो रहे हैं, हल्के पवन के झोंके के साथ लहरा रहे हैं, और ऑन ए हाफ रिप्ड फुरो साउंड ऑफ स्लीप। यहाँ कभी कह रहा है कि ऑटम जो है वह क्या केयरलेस तो बैठी हुई है, और हल्का हल्का वो झपकी भी ले रही है, और ऑन ए हाफ रिप्ड फुरो साउंड ऑफ स्लीप, वो हल्का हल्का झपकी भी ले रही है। यहाँ जैसे कि कभी ऑटम की तुलना एक औरत से किया है, और कह रहा है कि वह स्टोर में तो मिलेगी ही मिलेगी, प्लस जो कोई भी एब्रोड में बाहर खोजा है वो उसको पा लिया है और देख लिया है, और वो देखता है कि जो ऑटम है वह केयरलेसली बैठी हुई है ग्रेडी फ्लोर पर, और उसकी बालें हवा के झोंकों के साथ धीरे धीरे लहरा रही है, और वो हल्का हल्का झपकी भी ले रही है। ड्राउज्ड with the fume of poppies while thy hook spread the next swath and all its twin flowers। कवि कह रहे हैं कि drowsed with the fume of poppies while thy hook, जब तुम कांटों के बीच घिर जाती हो तो fume of poppies यानी पॉपीज के फ्यूम से डॉज करने लगती हो, यानी झपकी लेने लगती हो। spread the next swath and all its twin flowers, और छोड़ देती हो अगली पाती और बांधे हुए फूल के बोझे को। एंड ट्विन फ्लावर्स, एंड जब तुमको झपकी आने लगता है, कांटों के बीच घिर जाती हो, तो जो फूलों का बोझा होता है उसे तुम क्या करती हो, छोड़ देती हो। एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर दाउ डोस्ट कीप स्टडी दाई लेडन हेड across a brook or by a cider press with patient look तू watchest the last oozing hours by hours।
कवि कह रहे हैं कि तुम कभी साइड ग्लिनर की तरह काम करते हो, साइडर प्रेस की तरह काम करते हो, और ये जो काम है घंटों घंटों आवर्स बाय आवर्स चलता रहता है। आपको मैंने पहले ही बताया है, ग्लिनर का मतलब बटोरना, बुनना के काम करता है ऑटम, और प्लस ये क्या करता है, साइडर प्रेस का काम करता है, फलों से रस निकालने का काम करता है, और ये काम घंटों घंटों चलता रहता है। Where are the songs of spring? Where are they? कवि कह रहा है कि अरे बसंत का वह गीत कहाँ है, अरे वे कहाँ हैं। Think not of them, तू hast thy music too, कहता है तुम उसके बारे में मत सोचो, तुम्हारा खुद का भी गाना है। यहाँ कवि कहना चाहता है कि तुम्हारा खुद का गाना है, तुम उसे सुन सकते हो। कब? While buried cloud blooms the soft dying day and touch the stubble plants with rosy hue, जब कैद किया हुआ बादल खिलेगा और मध्यम होते हुए अर्थात सूर्यास्त होते हुए सूर्य स्पर्श करेगा फसलों के लहलहाती खेतों के लालिमा को, तब तुम अपना खुद का गाना सुन सकते हो। Then in a woeful chore the small gants mourn, तब रंजिता स्वर में वन मक्खियाँ विलाप करेगी। Among the river shallow born aloft or sinking as the light wind lives or dies, कवि कह रहे हैं कि केवल मधुमक्खियाँ ही नहीं गाती है, बल्कि नदी भी अपने लहरों से गाते हुए नजर आते हैं। वहाँ पर भी क्या हो, तरंगे उत्पन्न होती है, जन्म लेती है और मरती हुई नजर आती है, जो गाते हुए नजर आते हैं। एंड फुल ग्राउंड लैम्प्स लाउड बीट फ्रॉम हिली बॉर्न, यहाँ फुल ग्राउंड का मतलब है पूर्ण विकसित, और लैम्प्स का मतलब मेमना, लाउड बीट यानी मिमियाते हैं, फ्रॉम हिली बॉर्न यानी पर्वतीय इलाकों से, पर्वतीय भूमि से, कहता है पूर्ण विकसित मेमना उच्च कोलाहल पूर्ण स्वर में पर्वतीय भूमि से मिमियाते हैं। हे क्रिकेट सिंग एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट, कवि कह रहा है कि जो हे क्रिकेट है, क्रिकेट यानी क्या हुआ, झिंगुर है, वो भी गाते हैं। द रेड ब्रेस्ट व्हिसल फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट एंड गैदरिंग स्वेलो ट्विटर इन द स्काइज, यहाँ रेड ब्रेस्ट का मतलब है रविन पक्षी। तो कवि कहते हैं कि रविन पक्षी एक वाटिका की समतल भूमि से सीटी बजाते हुए चहचहाते हैं। एंड गैदरिंग स्वेलो ट्विटर इन द स्काइज, और जो एकत्रित स्वेलो पक्षीगण हैं वे आकाश में चहचहाते हैं। यहाँ कवि इशारों में स्प्रिंग सीजन का ऑटम सीजन से तुलना कर दिया है, और कह रहा है कि यदि स्प्रिंग सीजन का अपना खुद का गाना है तो ऑटम का भी अपना खुद का गाना है। यहाँ कविता ख़त्म हो जाता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ऐसा ही वीडियो पुनः देख सकें और अगले कविता को और अच्छा से पढ़ सकें। ओके, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।